नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 5 अप्रैल 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे और दैनिक क्विज के अंतिम भाग में आज के प्रमुख तथ्य की हम चर्चा करेंगे। आज के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार और इसके प्रभावों तथा भविष्य के जोखिमों के अनुकूलन एवं समन के विकल्पों के नियमित मूल्यांकन कराने हेतु की गई थी। पहला कथन सही है। आईपीसीसी की स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा की गई थी। दूसरा कथन, आईपीसीसी आकलन जलवायु संबंधी नीतियों को विकसित करने के लिए सभी स्तरों पर सरकारों के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी यूएनएफसीसीसी में चर्चा होती है। दूसरा कथन भी सत्य है। आईपीसीसी की तरफ से जो भी आकलन किए जाते हैं उन्हीं के आधार पर जलवायु संबंधी जो नीतियां हैं उन्हें बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन आयोजित किया जाता है यूएनएफसीसीसी के तत्वाधान में। दूसरा कथन सत्य है। तीसरा, आईपीसीसी को 2007 में जलवायु परिवर्तन में योगदान के लिए फिजियोलॉजी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आईपीसीसी को 2007 में नोबेल पुरस्कार अवश्य मिला था, लेकिन नोबेल पुरस्कार उनको शांति क्षेत्र में मिला था, न कि फिजियोलॉजी में। और साथ साथ यह पुरस्कार अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर को भी दिया गया था। इस आधार पर तीसरा कथन हमारा असत्य है। 1 और 2 सत्य हैं, यानी हमारा उत्तर है ए, केवल 1 और 2 सत्य हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि आईपीसीसी की रिपोर्ट के माध्यम से यह स्पष्ट कहा गया है कि अगर जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए जो भी कार्बन उत्सर्जन की स्थितियां हैं उस पर हमें 2030 से पहले ही काम करना पड़ेगा, अन्यथा अगर हम उसके बाद एक तरह से प्रयास को आगे बढ़ाएंगे तो उसका अधिक लाभ नहीं होगा। इसीलिए हमें अपने प्रयासों को 2030 के पहले ही तेजी से आगे बढ़ाना होगा, जिससे कि कार्बन उत्सर्जन की स्थितियों को हम सीमित कर सकें। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। सतलुज नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। सिंधु नदी की अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो सतलज उसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। सतलज नदी सबसे पूर्वी भाग से होते हुए आगे चलकर सिंधु नदी में एक तरह से पाकिस्तान के भाग में जाकर मिलती है। इस आधार पर पहला कथन हमारा सत्य है। दूसरा, नदी सिपकीला दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में स्थित सिपकीला दर्रे के माध्यम से ही सतलज नदी तिब्बत के क्षेत्र से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। इस आधार पर दूसरा कथन सत्य है। तीसरा कथन, भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना है। तीसरा कथन सत्य है। सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध स्थित है पंजाब राज्य में। तीनों कथन सत्य हैं। इस आधार पर हमारा उत्तर है उपर्युक्त सभी। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि हरियाणा और पंजाब के बीच में स्थितियां पुनः विवादित हो रही हैं। इसका कारण यह है कि पंजाब विधानसभा में एक विशेष सत्र के माध्यम से चंडीगढ़ पर पंजाब के पूर्ण नियंत्रण की जो स्थितियां हैं उसके संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसका हरियाणा के द्वारा विरोध किया जा रहा है। और अब हरियाणा ने सतलज यमुना लिंक के संबंध में जो भी निर्णय है न्यायालय के, उसके पालन करने की स्थितियों को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। साथ साथ जो भी चंडीगढ़ में ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हिंदी भाषी लोग ज्यादा हैं, उस क्षेत्र को हरियाणा में मिलाने का जो प्रस्ताव है उसको भी हरियाणा आगे बढ़ाएगा। आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। मार्च मैडनेस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मार्च मैडनेस का शब्द प्रमुख रूप से बास्केटबॉल के लिए उपयोग किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां पर अलग अलग कॉलेज के बीच में एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है वार्षिक आधार पर, जिसे मार्च मैडनेस के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रतियोगिता को संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन यानी एनसीएए के द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रमुख रूप से पुरुषों की जो प्रतियोगिता होती है उसके लिए मार्च मैडनेस का शब्द उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के संदर्भ में भी इस तरह की बास्केटबॉल प्रतियोगिता अमेरिका में साथ साथ आयोजित की जाती है। इसकी शुरुआत 1939 में की गई थी और 2020 में कोविड के कारण प्रमुख रूप से इसको रोका गया, अन्यथा प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया गया है लगातार। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। जगन्नाथ मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा
अनंत वर्मन चोडगंग देव द्वारा किया गया था। पहला कथन सत्य है। दूसरा, इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है और यह 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, रामेश्वरम का एक हिस्सा है। ध्यान रखें, इस कथन का दूसरा भाग सत्य है। जब हम बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर की तो यह 4 धाम में शामिल है अगर हम पुरी जगन्नाथ की बात करें। लेकिन दूसरे कथन का जो पहला भाग है वह असत्य है। जब हम ब्लैक पैगोडा की बात करते हैं तो यह उड़ीसा में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर के लिए प्रयोग किया जाता है, न कि जगन्नाथ मंदिर के लिए। इस आधार पर दूसरा कथन असत्य है। तीसरा, प्रवेश द्वार के सामने अरुण स्तंभ या सूर्य स्तंभ है जो मूल रूप से कोणार्क के सूर्य मंदिर में था। जगन्नाथ मंदिर के अगर हम प्रवेश द्वार की बात करें तो यहाँ पर यह अरुण स्तंभ या सूर्य स्तंभ स्थित है और माना जाता है कि यह कोणार्क के सूर्य मंदिर में था, वहां से इसको जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में लाया गया है। इस आधार पर तीसरा कथन हमारा सत्य है। पहला और तीसरा सत्य है तो हमारा उत्तर है सी, केवल 1 और 3 सत्य है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि उड़ीसा सरकार के द्वारा जगन्नाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र में सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए जो भी विकास काम किए जा रहे हैं उसका विरोध किया जा रहा है। प्रमुख रूप से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा उड़ीसा सरकार को वर्तमान में जो विकास की स्थितियां की जा रही हैं जगन्नाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र में, उसको रोकने के लिए कहा गया है। जगन्नाथ मंदिर केंद्र सरकार के द्वारा संरक्षित स्थल है। प्रमुख रूप से प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत इसका भी संरक्षण किया जाता है। इस कानून के अनुसार जो भी एक तरह से मंदिर का क्षेत्र है उसके 100 मीटर के अंदर किसी भी तरह का नया निर्माण नहीं हो सकता है और 200 मीटर तक का जो क्षेत्र है वहां पर भी जो एक तरह से निर्माण की स्थितियां हैं उसको भी विनियमित करने का जो अधिकार है वो इस कानून के अंतर्गत आता है। इस आधार पर अगर हम देखें तो जगन्नाथ मंदिर के पास जो विकास कार्य किया जा रहा है वह मंदिर के 75 मीटर के दायरे में है और इस आधार पर इस कानून का एक तरह से उल्लंघन हो रहा है। इसीलिए इस तरह के संरक्षित स्थल में अगर किसी भी तरह का निर्माण होना है तो उसके लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी उसके द्वारा एक तरह से मंजूरी होना आवश्यक है, जो यहाँ पर नहीं लिया गया है। दैनिक क्विज के अपने दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आज का प्रश्न यूपीएससी के द्वारा 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न को हम देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा परमित शब्द का सही वर्णन है? जब हम परमित की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से यह विशेषताओं के लिए, यह एक तरह के परफेक्शन के लिए शब्द उपयोग किया जाता है। परमित के रूप में जिन विशेषताओं को आवश्यक माना जाता है उनको अगर कोई व्यक्ति एक तरह से स्वीकार करके आगे बढ़ता है तो वह बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को प्राप्त कर सकता है और इसके लिए प्रारंभ में 6 विशेषताएं रखी गई थी जिसमें 4 बाद में और जोड़ी गई और कुल मिलाकर ऐसी 10 विशेषताएं मानी गई हैं। इन 10 विशेषताओं को जिन्हें परमित भी कहा जा रहा है उन्हें हम सिद्धियां भी कह सकते हैं, जिनका पालन करके हम बोधिसत्व के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। इस आधार पर हम ध्यान रखें, परमित शब्द का उपयोग सिद्धियों के रूप में है जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व का पथ प्रशस्त हुआ है। इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है सी। आज के दैनिक क्विज के अपने अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करेंगे और आज का हमारा महत्वपूर्ण तथ्य है केंद्रीय मंत्रियों को बंगलों का आवंटन। यहाँ पर हम ध्यान रखें, केंद्र सरकार के द्वारा अलग अलग श्रेणी के व्यक्तियों को आवास आवंटित किए जाते हैं। उसी कड़ी में हम केंद्रीय मंत्रियों के संदर्भ में बंगलों का जो आवंटन किया जाता है उसकी प्रक्रिया को प्रमुख रूप से यहाँ पर समझेंगे। आवास की अगर हम आवंटन की प्रक्रिया को देखें, जिसको हम हाउसिंग पूल भी कहते हैं, तो यह प्रमुख रूप से संपदा निदेशालय, जिसको हम डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं, और यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करता है। संपदा निदेशालय के द्वारा भारत सरकार की संपदाओं का प्रशासन और प्रबंधन करना अनिवार्य रूप में आवश्यक है और यह संस्था उसके लिए उत्तरदायी है। इस संस्था के द्वारा देश भर में सरकारी रिहायशी आवास और अन्य संपत्तियों का एक तरह से प्रबंधन और प्रशासन किया जाता है। केंद्र सरकार के बंगलों का आवंटन सामान्य पूल रिहायशी आवास अधिनियम के तहत किया जाता है, यानी जनरल पूल रेसिडेंशियल एकोमोडेशन इस अधिनियम के अंतर्गत आवंटन किया जाता है। जीपीआरए दिल्ली में और दिल्ली के बाहर 39 स्थानों पर डीओई यानी संपदा निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में केंद्र सरकार के रिहायशी आवास को कवर करता है। सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी जीपीआरए पूल के तहत आवास के लिए आवेदन करने के पात्र हैं और आवंटन आवेदक के वेतनमान, कार्यालय या स्थिति के अनुसार किया जाता है। केंद्रीय मंत्रियों के लिए आवास डीओई द्वारा आवंटित किया जाता है, जबकि लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों की गृह समितियां भी सांसदों को आवंटन की प्रक्रिया से गुजरती हैं। तो प्रमुख रूप से अगर हम केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो संपदा निदेशालय के द्वारा इनके लिए आवंटन किया जाता है आवास का। संपदा निदेशालय या डीओई के द्वारा जो नियम है
उसमें यह कहा गया है कि अगर हम सेवारत मंत्रियों की बात करें या कभी कभी राज्यसभा सांसद को आवंटन किया जाता है जो टाइप 7 बंगला होता है। इसमें 7 कमरे होते हैं और साथ साथ घरेलू मदद के लिए अलग से एक कमरा दिया जाता है। किसी भी सरकारी आवास से किसी व्यक्ति को बेदखल करने की जो प्रक्रिया है वह भी एक तरह से निर्धारित है और इसके लिए प्रमुख रूप से एक अधिनियम है, बेदखली सार्वजनिक परिसर अनाधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली अधिनियम। इसी के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को सरकारी आवास से बेदखल किया जाता है। सामान्यतः निर्धारित अवधि के भीतर आवास को खाली करने की प्रक्रिया होती हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो भी आवंटन है उसको एक तरह से रद्द किया जा सकता है या दंडात्मक परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे जो भी नुकसान है उसका शुल्क देना पड़ेगा या बेदखली की जो कार्यवाही है वो भी आगे बढ़ सकती है। सामान्य तौर पर देखा यह जाता है कि किसी भी आवास में से अगर किसी व्यक्ति को बेदखल करना है तो उसके लिए कारण बताओ नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर परिसर को खाली करने के लिए एक तरह से उम्मीद की जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आवास खाली नहीं करना चाहता है और वो वहां पर एक किराए पर एक तरह से रहने की प्रक्रियाओं में जाना चाहता है, तो अगर ऐसा कोई संदेह होता है तो उसके लिए भी एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और एक सुनवाई की तारीख तय की जाती है। इस प्रकार के मामले की जो सुनवाई है वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्टेट्स इंक्वायरी उनके द्वारा की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को आवास आवंटित किया गया है और उसको रद्द किया जा रहा है तो इस तरह के निरस्तीकरण या रद्द करने के जो आदेश हैं उसके 30 दिन के अंदर अंदर वह इस निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है और यदि अपीली प्राधिकारी के द्वारा अपील को खारिज कर दिया जाता है, अंतिम रूप में मामला बेदखली की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए मुकदमेबाजी अनुभाग के पास भेज दिया जाता है और इस रूप में उस आवास से उस व्यक्ति के बेदखल करने की जो प्रक्रिया है वो एक तरह से शुरू हो जाती है। यह हमारा 5 अप्रैल 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।